अच्छा अदिति, चूंकि मान मनोबल का जो दौर है वो ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी हमने देखा है। और हमने देखा कि जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बीजेपी इस समय बना रही है हरियाणा में, हरियाणा चुनाव को लेकर के अब मैं बार बार यही कहती हूँ कि साख की लड़ाई इसलिए बीजेपी के लिए है क्योंकि लोकसभा जो चुनाव हुए उसके नतीजे आने के बाद अब उन राज्यों को बचाना जो बीजेपी शासित अब तक रहा है, ऐसे में कितना चुनौती इस समय लग रहा है कांग्रेस के लिहाज से। और अब तो आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है, अगर मान लीजिए वो सिर्फ वोट भी काटती है तो नुकसान मानिए सिर्फ अगर कांग्रेस को भी हो तो भी ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। देखिए, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर जब उनको जमानत मिली और भारतीय जनता पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हम सोच सकते थे कि अरविंद केजरीवाल के आने से किसका फ़ायदा किसका नुकसान, ज़मीन पर क्या कुछ होगा, क्योंकि जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, एक थॉट प्रोसेस लेवल पर है, दिल्ली में है। ऐसे में हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या बीजेपी को सीधा फायदा है या कांग्रेस को सीधा फायदा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे बीजेपी का वोट कट रहा है या कांग्रेस का कट रहा है। और फिर एक और सवाल उठता है कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी, जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के जमानत के बाद तमाम तरीके के बयान दे रही है, कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल को लाइमलाइट में लाते हैं। और जाहिर तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी के नेता को लाइमलाइट में तो नहीं लाएगी। तो इसको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में थे, दोनों आला कमान की बात भी हो गई थी, 6 सीटों पर चुनाव भी लड़ना था। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, आपत्ति जताने के बाद फैसले में पीछे हट गए। आम आदमी पार्टी की ईगो हर्ट हुई और आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि मैं 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़के अपने सहयोगी भाई को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे बिना आपकी दाल गल जाएगी। और अब फिर जमानत होते ही बीजेपी का इतना ज्यादा अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना सीधे सीधे नजर आता है कि खुद भाजपा ये चाहती है कि ये चुनाव बाइपोलर ना हो, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो, ये चुनाव त्रिकोणीय हो जाए। ये बात अलग है कि जेजेपी भी है, इनालो भी है, बसपा भी है, तमाम तरीके की पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी है, वो दलित वोट बैंक तमाम है। उससे भी बीजेपी को ही फायदा होता नजर आ रहा है। जब दलित वोट कटेंगे तो बसपा इनालो के कटेंगे, कांग्रेस के दलित वोट कटेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भाजपा के गेम को बिगाड़ नहीं बना रही हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल के आने से पदयात्राएं हरियाणा में बढ़ती हैं, चुनाव का आगाज आम आदमी पार्टी करती है और तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तो जब 90 सीटों में आमने सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ेगी तो फिर कई जगह वो कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करती नजर आएगी। जैसे दिल्ली में पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी ले गई, कहीं ना कहीं हरियाणा, गुजरात ये सिमिलर है क्या, कांग्रेस का वोट बैंक आप ले जाती है। बस बीजेपी को अगर कहीं दिक्कत होगी तो वो होंगे बड़िए वोट बैंक, अग्रवाल वोट बैंक, जो अरविंद केजरीवाल के पास चला जाएगा और उसके लिए बीजेपी खुद को तैयार कर चुकी है। तो अब आपने कांग्रेस की एक बात की है, मैं आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण समझती हूं कि कैसे कितने जाति के कितने उम्मीदवार, कांग्रेस ने भी गेम अच्छा खेला। ये बात अलग है कि उनकी आपसी खींचतान जो एक्सपेक्टेड थी। और उससे पहले आपको खबर दे दें कि जो उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नाम है अशोक गहलोत का, तो आज शाम होते होते संभवतः या कल आने वाले 24-48 घंटों में अशोक गहलोत को बतौर सीनियर पर्यवेक्षक भेजा जाएगा। टिकट बंटवारा हो चुका है, तो अब उस पर्यवेक्षक का काम होगा कि सब कुछ ठीक है, अगर कोई नाराजगी है तो शांत करना है। और भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत मित्र भी हैं, और भूपेंद्र हुड्डा को अगर अशोक गहलोत कुछ कहेंगे गांधी परिवार के बिहाफ तो भूपेंद्र हुड्डा उसे मानेंगे। शैलजा कुमारी काम कर चुके हैं अशोक जी के साथ चुनाव में राजस्थान में, उनकी बात, और रणदीप सुरजेवाला भी अशोक गहलोत की बात मानेंगे। तो सब कुछ सही रहे पार्टी के टॉप नॉच पावर सेंटर्स में, इसलिए अशोक गहलोत को भेजा जा सकता है, ऐसी बात आ रही है। अब बात करें हम कांग्रेस ने एक बार फिर जाटों पर दाव करते करते 35 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, ओबीसी 20 उतारे हैं, ब्राह्मण 4 उतारे हैं, बनिया 2 उतारे हैं, मुस्लिम 5 उतारे हैं, पंजाबी 6 उतारे हैं, राजपूत 1 और अनुसूचित जाति यानी एससी 17 इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पे वहाँ 21% एससी दलित वोट बैंक का इम्पैक्ट है। तो कुल मिलाकर इस आंकड़े से यही नजर आता है कि कांग्रेस जाट और एससी वोट बैंक पर गेम करना चाहती है। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के खुद के कम से कम 59 बागी मैदान में है, लेकिन जैसे बीजेपी ने मैनेज किया
उस तरीके से अभी कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस में तो गुटबाजी शैलजा जी और इनकी हो गई है। ये बात अलग है कि अभी मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस भी नहीं दे रही है, लेकिन एक परसेप्शन के ब्याह पे नजर आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ही, क्योंकि देखिए आप जाट 35 सीटों पर हैं प्रत्याशी, तो भूपेंद्र हुड्डा ही आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खेल बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर जितने भी जेजेपी छोटी पार्टियां हैं, लगभग 10 पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं, तो ये बात हो जाती है कि ये छोटी पार्टियां किसको फायदा और किसको नुकसान, और सही मायने में कितने ही सर्वे हो गए, कोई भी पार्टी इस कंक्लूजन पे ये नहीं निकल पाई है कि क्या कोई भी नेशनल पार्टी फुल मैंडेट ला पाएगी, अलायंस में होगा, ज़मीन पर क्या होगा। इसलिए हरियाणा का चुनावी दंगल बेहद रोचक है। कोई भी मतलब किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो एट पार है। सभी की हर विधानसभा में अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए आला कमान की स्ट्रैटेजी उस पर लग रही है। लेकिन आदित्य, बीजेपी की तरफ से किस तरह की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 11 विधायकों के टिकट उन्होंने काटे हैं। ऐसे में जब ये चुनावी दंगल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो क्या बीजेपी इसके पीछे किसी रणनीति को बना करके काम कर रही है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर है? आखिर क्या वो फैक्टर है जिसके तहत इस बार चुनाव बीजेपी लड़ रही है हरियाणा में? ये रणनीति बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, जब मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया गया था नायाब सिंह सैनी से। जब जेजेपी से हमने भारतीय जनता पार्टी ने रिश्ते तोड़े थे, तो ये स्ट्रैटेजी आज की नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी होगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सरकार में 10 साल रह ली है, तो बाय डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी आएगी ही आएगी, तो ये पता है। दूसरा, फिर जाहिर तौर पे वहाँ पे जाट और नॉन जाट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है कि ये तय था। फिर बीच में ये भी बात आई कि जैसे अनिल विज पंजाबी है, नाराज़ थे, वहाँ के पंजाबी जो शॉर्ट बीजेपी के वोटर थे वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे, सरदार नाराज़ चल रहे थे। ऐसे में बहुत सारा वर्ग जो उनका शॉर्ट वोटर था वो नाराज़ था। तो ऐसे में ये स्ट्रैटेजी आज की नहीं है। तो जहाँ पर बागियों से चुनौती है कांग्रेस बीजेपी की, वहाँ बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी चुनौती है, जो अभी कांग्रेस की नहीं है। तो उनको जो ये बागियों का टिकट काटना, और देखिए बीजेपी अभी हर संभव कोशिश कर रही है कि परिवार में भी टिकट दे दी है, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आज आराम से परिवारवाद का आरोप लग सकता है, क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत से परिवारवाद भ्रष्टाचार पर पूरे देश का एक सेंटिमेंट पर वो किया था, और पूरे देश का एक साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट था कि हम परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं। और अब हरियाणा में इस तरह की चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ना भी है। जब आप विधायकों के टिकट काटते हैं तो उनकी तरफ से शर्त आती है, नाराज़गी होती है, उनको बैलेंस किया जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि आप नहीं तो आपके परिवार से ये लड़ लें, आपका बेटी लड़ ले, आपका ये लड़ ले। जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज़ हो गए थे, खुद प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा। और देखिए ये चुनौतियाँ ज़्यादा उस जगह होती हैं जो पार्टी सत्ता में होती है। और भारतीय जनता पार्टी जब सर्वे करा रही थी तो उसके लिए था कि आधे से ज़्यादा विधायकों की टिकट कटनी चाहिए, लेकिन नाराज़गी के चलते, बागी के चलते उन्होंने टिकट नहीं काटी। और यहाँ पर एक सीट ऐसी है जहाँ पर 70 से 80 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन भरा है। तो चुनौती आसान नहीं थी, फिर भी मंत्रियों के भी टिकट कटे। और आप देखिए कि सत्ता किस तरह की चीज़ है कि वहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शर्मा, जो रामविलास शर्मा, उन्होंने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, उन्होंने भी नाराज़गी थी, बाद में बैलेंस कर लिया गया, उनको मना लिया गया, लेकिन वो भी नाराज़ थे। तो चुनाव लड़ना और सत्ता में आना कि इतनी है कि आप पार्टी के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है और इसलिए उसके पास चुनौती ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी और बागियों को पार पाना। लेकिन लगता है कि कई बागियों से तो पार पा लिया है, चुनाव के बाद हो सकता है कि वो लौट के घर आ जाएं या वो सपोर्ट दे दें। चलिए, यानी कुल मिलाकर के आदित्य अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है